जिससे औरों की खुशी देखकर उन्हें खुद बहुत खुशी होती है। और आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं। आप हैं श्री के नायक साहब। आप वैसे तो विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत रहते हुए आज भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन आपके जीवन की किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ऐसे बच्चों की सेवा में समर्पित रहा है जो बौद्धिक रूप से सामान्य नहीं हैं, लेकिन उन बच्चों की तरक्की और प्रगति के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। नायक साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी ने मुझे याद किया। ये मेरे लिए बहुत सुनहरा मौका है अपनी भावनाओं को आपके साथ साथ आपके श्रोताओं के सामने रखने के लिए। नायक साहब, इससे पहले कि आपके जीवन के वो महत्वपूर्ण पहलू जिन पर बातचीत करके हमारे श्रोताओं को और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन के सफ़र की शुरुआत किस शहर से हुई और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की थी? मेरा जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, बिजावर, इन छोटी जगहों पर हुई। और उसके बाद मेरी स्कूल एजुकेशन, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, वो मॉडल स्कूल जबलपुर से हुई। इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन फिर छतरपुर से ही किया। तो मूलतः मेरी सारी एजुकेशन मध्य प्रदेश में ही हुई। आपका विषय क्या था पोस्ट ग्रेजुएशन में? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय था केमिस्ट्री। तो नायक साहब, जब आप का पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ केमिस्ट्री के साथ में, तो चूंकि विज्ञान से आप जुड़े रहे, तो उस वक्त आपका सपना क्या था? मूलतः मेरा सपना तो पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने का था। मेरे एक बार प्रयास करने के बाद मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो सका। फिर दोबारा मैंने एफर्ट आकाशवाणी में अनाउंसर बनने की कोशिश की। अच्छा। मेरा वॉइस टेस्ट भी हुआ, लेकिन मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब मिला और फिर आकाशवाणी बहुत पीछे छूट गया। हमने आपके बारे में सुना है कि आप निजी संस्थाओं में ही सबसे ज्यादा कार्यरत रहे हैं। तो ये क्या कारण था कि उसके बाद आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्न नहीं किया और निजी संस्थाओं से ही आप संतुष्ट रहे? उसका मूल कारण ये था कि मेरी पारिवारिक आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा थी कि मेरे पास इन तमाम चीज़ों के लिए वक्त नहीं था कि मैं एक फेल्यूर आ जाने के बाद मैं ये इंतज़ार करते बैठूं कि वो सक्सेस कब आएगी। इसलिए मुझे तत्काल पास करने के बाद और आकाशवाणी का जो मौका मेरे हाथ से छूट गया था, उसके बाद तुरंत मुझे फार्मास्यूटिकल में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करने का पहला ऑफर मिला और मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये देखा कि जो भी काम आपके हाथ में है और उसका जो भी उत्कृष्ट स्वरूप हो सकता है, उसको मैंने अपना लक्ष्य बनाया। तो जब ऐसा लक्ष्य जीवन में बन जाता है, तो जो भी काम आप काम करते हैं और उसको उत्कृष्ट स्वरूप में ले जाते हैं, तो आपके काम की कीर्ति और उसका रिटर्न दोनों आपको संतुष्टि प्रदान करता है। और वो मुझे मिलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। ये कह सकते हैं कि आपके लिए पद उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना महत्वपूर्ण श्रेष्ठता के साथ किसी कार्य को करना था। जी, तो बिल्कुल सही। ये जो आपके जीवन का जो लक्ष्य है, श्रेष्ठता के साथ चलने का ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य ने आपको कहाँ कहाँ तक पहुंचाया? देखिए, ये यात्रा यूं चलती रही कि मैं पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी उसमें था, उसमें 12 साल रहा। फिर इसके बाद एक आयुर्वेदिक की कंपनी थी, उसमें मैं 12 साल रहा। तो ये भी एक फ्यूजन मॉडल था कि एक इंटरनेशनल कंपनी में 12 साल काम किया, फिर एक इंडियन आयुर्वेदिक कंपनी में 12 साल काम किया। 24 साल वहाँ काम करने के बाद मैं एक स्किल्ड सेल्समैन, स्किल्ड मैनेजर के तौर पे मेरा रूप निखर कर आया। इसी दौरान एक निजी पत्र समूह ने ये प्रयोग करने का सोचा कि क्यों ना किसी और इंडस्ट्री के लोगों को लाके और ये प्रयोग किया जाए कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं
हमारे पत्र समूह के लिए। इस तरीके से उन्होंने 3-4 लोगों को सिलेक्ट किया अलग अलग जगह, और मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे रायपुर में ही जनरल मैनेजर उस पत्र समूह में बनाया गया और मैंने छत्तीसगढ़ को हेड किया। और उन 3 सालों में मैं जो बेहतर कर सकता था, जो सिस्टम्स ला सकता था, वो सब लाए। और उसकी परिणति ये हुई कि जब रायपुर में पहला सैटेलाइट न्यूज़ चैनल लॉन्च होने जा रहा था और वो एक सीईओ की तलाश कर रहे थे, तो उसके लिए फिर मुझे चुना गया। और वहाँ भी मैंने वही तमाम प्रयोग किए जो उत्कृष्ट स्वरूप को, उत्कृष्ट लक्ष्य को रखकर किए जाते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ भी मुझे रायपुर और छत्तीसगढ़ और देश के लोगों का स्नेह मिला, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सब जगह पहुँच सकता है। फिर उसी तरह जब 5 साल वहाँ काम करने के बाद एक अनदर सैटेलाइट न्यूज़ चैनल का उदय हुआ, जिसकी तमाम व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ से ही संचालित होनी थी। उसमें मुझे फिर फाउंडर सीईओ बनाया गया और इस तरह से मेरा काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का अनुभव मुझे मिला। नायक साहब, जैसे कि आपने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप फार्मास्यूटिकल की लाइन में चले गए थे और एक लंबा समय आपने वहाँ गुजारा, चाहे वो दवाइयों की कंपनियां हो या उस तरह से दूसरी कंपनियां। लेकिन ये इस तरह से दवा से मीडिया की तरफ ये जो आना है, ये तो एक बहुत बड़ा चेंज है। किस तरह से आपके लिए तो एक चुनौती रही होगी? देखिए, आफ्टर ऑल किसी भी काम को अंजाम देने के लिए मूलतः ज़रूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सारे काम आप खुद नहीं कर सकते हैं, काम आपके लिए लोग करते हैं। और काम लोग पूरी जीवटता से तब करते हैं जब आप उनकी स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जब उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उनमें क्या है अपॉर्चुनिटीज़ और क्या थ्रेट उनकी हो सकती है। किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो उसके अराउंड में आप ऐसा कंडूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं कि वो संस्थानों के लिए बेस्ट दे सके। मेरी कहानी केवल यहीं नहीं रुकती है। मैं उसी पत्र समूह का एक बड़ा 1200 मेगावाट का एक पावर प्लांट आया था, मैं उसका भी प्रोजेक्ट हेड 4 साल था। तो वहाँ भी मुझे रेल लाइन बनाना है, पॉल्यूशन के क्लियरेंसेस है, वो सारे काम मैं देखता था। तो अल्टीमेटली लोग आपके लिए काम करते हैं, तो वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का कि जिसको अनुभव है या जिसको उसमें रुचि है, वो कोई भी काम कर सकता है। मैं उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद अभी मैं एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। वहाँ भी मैं उसी तन्मयता से काम करता हूँ, उन्हीं सब तमाम लक्ष्यों को लेकर काम करता हूँ जो मैंने शुरुआती दौर में तय किए थे। इसलिए ये यात्रा कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी। इस पूरी यात्रा में मैंने कभी भी किसी भी संस्थान से सैलरी के लिए नेगोशिएट नहीं किया। सैलरी अपने आप मेरी तय की गई और वो हमेशा ऐसी तय की गई जिससे मैं कभी अनसेटिस्फाइड नहीं रहा। नायक साहब, जिंदगी के इस सफर में आपने कई मुकाम तय किए और इन मुकामों को तय करते हुए आज आप बहुत संतुष्ट नजर आते हैं कि विभिन्न निजी संस्थाओं में बड़े बड़े पदों को सुशोभित करते हुए आपने जो सफलता हासिल की। सफलता के इन पन्नों को जब हम पलटते हैं तो इसमें एक अध्याय आत्मसंतुष्टि का भी हमें नजर आता है, और उस आत्मसंतुष्टि के साथ में एक शब्द नजर आता है जिसका नाम है आकांक्षा। ये जो शब्द है, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखता है और इस शब्द का विस्तार क्या है? आकांक्षा ने जब जन्म लिया था तब मुझे इतनी गहराई से उससे मोहब्बत हो जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन अगर आज आप मेरे से पूछें तो आकांक्षा मेरा जीवन है। इसलिए है कि आकांक्षा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उसने मुझे जीवन की भीतरी मजबूती दी है, मुझे एक बड़ा कैनवास दिया है काम करने के लिए। और उसका रीज़न ये है कि ऐसा कहा जाता है कि मस्तिष्क से जो मंद होते हैं वो ईश्वर का एक विशेष रूप होते हैं, क्योंकि उनमें वो छल, कपट, माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ से परे होते हैं। और शायद ईश्वर की यही परिभाषा है। तो वो स्वयं में ईश्वर होते हैं, इसलिए उनके साथ काम करने में
मैं इतना डूब गया हूँ कि दिन के मेरे मस्तिष्क के विचारों में शायद 50% से ज़्यादा समय आकांक्षा का रहता है। नायक साहब, हमारे श्रोताओं का भी मन कर रहा होगा कि जिस आकांक्षा का उच्चारण अभी तक आप कई बार कर चुके हैं, आखिर वो आकांक्षा है क्या, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, कैसे आप उससे जुड़े और आज उसका स्वरूप कैसा है? आकांक्षा एक डाउन सिंड्रोम, मेरे एक दोस्त की बेटी थी जो डाउन सिंड्रोम थी, और वो इसी शहर में, रायपुर शहर में रहा करते थे। वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे। उनकी पेनफुल कंडीशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि क्या इसका कोई उपचार नहीं है, क्या इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। लायंस क्लब रायपुर छत्तीसगढ़ का एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थान था, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बना। तो उस 1994 में जब मैं प्रेसिडेंट बना, तब आकांक्षा की शुरुआत का मन बना। तब 10 बच्चों से आकांक्षा की शुरुआत हुई, जिसमें मानसिक रूप से आवश्यक बच्चों को लिया गया। और जब काम करना शुरू किया तो पता चला कि इसमें किसी प्रकार के किसी उपकरण की या किसी मशीनों की ज़रूरत नहीं है। ये तो मूलतः प्रेम और ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से ही इसे सफलता से संचालित किया जा सकता है। जब शुरू किया था तब बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और चूँकि 7-8 बच्चों पर एक टीचर को रखना पड़ता है, इसलिए इसको सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए थोड़ी सी आर्थिक मजबूती भी चाहिए। इन 2 लक्ष्यों को तय करके हमने आकांक्षा को आगे बढ़ाना चालू किया। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जब आकांक्षा को देखा और वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो हमने बताया कि हमने ज़मीन के लिए अप्लाई किया है। तब उन्होंने एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाकर अपने वचन के अनुसार 48 घंटे के अंदर आकांक्षा को 77,000 फुट ज़मीन 1 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अवंती विहार में आवंटित की। जब वो ज़मीन हमें मिल गई तो हमारे सपने भी उसी ढंग से बड़े हो गए। और इसके बाद जब हमने काम करना शुरू किया तो इसी दौरान एक उद्योग घराना यहाँ पर है जो स्टील और माइनिंग के बिजनेस में काफ़ी आगे है। उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को देखा और उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं दान तो नहीं पर अपने कर्म का सहयोग, आर्थिक रूप से जितना भी पैसा इस बिल्डिंग को बनाने में लगेगा मैं पूरा दूंगा। तो उन्होंने करीब 2,70,00,000 रुपए फर्स्ट स्ट्रोक में बनाने के लिए दिए। और जब वो बिल्डिंग बनकर, बैरियर फ्री बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, तो हमारी टीम का ड्रीम था कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी करें, और नियति ने उसे स्वीकार किया और वो 2010 में आकांक्षा का उद्घाटन करने के लिए आए। अब आकांक्षा आज की तारीख में लगभग 350 बच्चों को सेवाएं दे रही है। उसके 2 सैटेलाइट सेंटर भी हैं। डिप्लोमा डिग्री के कोर्सेज वहाँ चलते हैं जो कि प्रोफेशनल तैयार करती हैं। डिप्लोमा इन मेंटल रिटार्डेशन, B.Ed इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, M.Ed इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, B.Ed इन लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सारे कोर्सेज वहाँ चल रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी 10-15 साल का लक्ष्य तो साफ साफ दिख रहा है। और उसके बाद ऐसा सोचा गया है कि अगर ऐसे संस्थान खुल भी जाएंगे तो 2% जो पॉपुलेशन है उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे डिजिटल मीडिया है, रेडियो है, इनके माध्यम से हम उन सब लोगों तक भी पहुंचना चाहेंगे। और एक मॉडल जरूर हमारे मन में अभी चल रहा है कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, उन्हीं के गांव, उन्हीं के घर, उन्हीं की बस्ती में, उन्हीं के इर्द गिर्द क्यों ना कोई सेटअप ऐसा बनाया जाए जिससे आवागमन और उस समय ऊर्जा खत्म ना हो और उन्हें समस्त सुविधाएं मिल सकें। वैसा विचार मन में चल रहा है। नायक साहब, आपने बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब आपकी संस्था का उद्घाटन करने आए थे
तो जिस वक्त उन्होंने उस परिसर में कदम रखा और जब वो उन बच्चों से मिले तो आपकी आंखें तो उस दृश्य की गवाह हैं, कैसा लग रहा था? उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो उसकी स्मृतियां तो अभी भी ताज़ा हैं। वो जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरकर और जो हमारा मेन हॉल है उसमें सारे बच्चों को हमने पंक्तिबद्ध यू शेप में बिठाल कर रखा था। कुछ खड़े थे, कुछ व्हील चेयर पे थे। माननीय कलाम साहब ने एक तरफ से बच्चों से हाथ मिलाना चालू किया और उस समय शायद हॉल में करीब 120-130 बच्चे रहे होंगे। लगभग सभी से उन्होंने शेक हैंड किया, सभी को उन्होंने स्माइल दी, किसी को सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग्स भी दी और उन्होंने बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग का एक एक कोना उन्होंने देखा। और हमने जो बच्चों के द्वारा बनाए हुए कुछ पेंटिंग्स थे उनको एग्जिबिट किया था। तो एक पेंटिंग जो जिसमें एक जी को बोला कि इसका पेमेंट करो। हमने बहुत मना किया बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी तरफ से टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिगार्ड एक अमाउंट हमको दिया और वो हमने अभी तक सहेज कर रखा है। ये आपके जीवन का वो लम्हा होगा नायक साहब, जैसे आप सबसे पहले अपनी जीवन की किताब में सबसे पहले लिखना चाहेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे व्यक्तित्व आकांक्षा में आए और वो आकांक्षा जो आज एक नए स्वरूप में विकसित हो रही है। नायक साहब, यहाँ जो बच्चे आते हैं जिनका पुनर्वास करने का प्रयत्न किया जाता है, उन बच्चों में किस किस तरह की तब्दीली बाद में आपको नजर आती है? इनमें से काफ़ी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, जो एक जगह स्थिर होकर बैठ भी नहीं पाते, एक स्थिरता से वो कोई काम कर नहीं पाते। तो उनमें सबसे पहला परिवर्तन आता है जो स्कूल में लोग ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं। दूसरा, उनके पेरेंट्स भी बताते हैं कि आकांक्षा में आने के बाद में उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है कि उसकी हाइपर एक्टिवनेस, उसकी तोड़फोड़ करने की प्रवृत्ति, उसकी मायूस रहने की प्रवृत्ति वो खत्म हुई है। फिर चूंकि हर बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो डिफरेंट होता है, जब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा आता है तो उसकी उस समय की स्थिति के हिसाब से ही उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है। तो अलग अलग बच्चे में अलग अलग परिवर्तन आते हैं, लेकिन ओवरऑल सारे बच्चों में चेंजेस आते हैं और पालकों को एक बड़ी राहत मिलती है जब उनके बच्चे में ये सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यहाँ आने वाले बच्चे कितने सालों के लिए यहाँ रहते हैं? क्या उसके बाद वापस अपने घर चले जाते हैं? मूलतः तो ऐसा मान के चलते हैं कि 17-18 साल की जब क्रोनोलॉजिकल उनकी एज हो जाती है तो उन्हें उसके पहले उन्हें किसी वोकेशन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर बच्चा कोई अपना व्यवसाय या अपना काम कर सके, उसकी संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। उन्हें शेल्टर्ड एरिया में ही वो काम कर सकते हैं। तो अभी पेंटिंग बनाना, इन्वेलप्स बनाना, इस तरीके के छोटे छोटे काम जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत बड़े सस्टेनेबल मॉडल नहीं लगते। तो अभी तक कोई ऐसा बहुत मजबूत विचार मुझे नहीं मिल पाया जिससे ऐसा तो हो कि कम से कम वो बच्चा 10,000 रुपये अपने घर ले जा सके। मैं उसकी खोज में हूँ। जिस दिन भी मुझे नियति चाहेगी वो रास्ता मुझे मिलेगा और मैं आकांक्षा एक बहुत सकारात्मक आंदोलन उसके लिए शुरू कर सकेगी। नायक साहब, आज भी हमारे आसपास बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर इस तरह के असामान्य बच्चे पाए जाते हैं जिनकी बुद्धि सामान्य नहीं है। तो उन बच्चों को लेकर जब तक माता पिता सक्रिय हैं, सक्षम हैं, तब तक तो उन बच्चों का संरक्षण अच्छे से हो जाता है। लेकिन हर इंसान की एक उम्र होती है और माता पिता की भी एक उम्र होती है। तो खासकर ऐसे परिवारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें किस तरह की योजना बनानी चाहिए
उन बच्चों के भविष्य को लेकर? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे बच्चों के लिए घरोंदा करके एक स्कीम का किया है, जिसमें सरकार पूरा खर्चा देती है और उन्हें जीवन पर्यंत उस बच्चे का ख्याल रखना है। लेकिन ये जितने भी काम है, इसमें जब तक पूरी तरह से दिल से समर्पित होकर ना किया जाए, इसका बहुत बड़ा समाधान मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन मैं पूरी तरह से निराश भी नहीं हूँ इस विषय को लेके, क्योंकि जब स्कूल शुरू किया था तब थोड़ी लगता था कि चीज़ें इतनी बेहतर ढंग से स्वरूप में बन जाएंगी। तो मुझे लगता है इसका भी कहीं ना कहीं समाधान मिलेगा और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जैसे घर में माता पिता ये सोचते हैं कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा, कौन इनकी देखरेख करेगा। जब वो बच्चे भी उम्र में बड़े हो जाते हैं, उम्र तो उनकी बड़ी होती है, शरीर भी विकसित होता है, लेकिन बुद्धि उनकी बच्चे की ही तरह होती है। तो अगर हम योजना बनाने की बात करें, मान लीजिए उस बच्चे का कोई भाई या बहन है और इनकी भी शादी हो जाती है, बहन की शादी हो जाती है, वो कहीं और चली जाती है, तो ये जो चीज़ें हैं, इसे लेकर अभिभावकों को किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए उन बच्चों को लेकर? देखिए, सरकार ने भी ऐसी प्लानिंग या योजना बनाई है जो कि ऑलरेडी जिला स्तर पर क्रियान्वित है। मैं उसका नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ पा रहा है, जिसके अंतर्गत कलेक्टर के संरक्षण में वो मौलिक अधिकार उस केयर टेकर को मिल जाते हैं और वो उसकी नैतिक जिम्मेवारी होती है। लेकिन अमूमन जो एक्सपीरियंस रहा है कि माता पिता के चले जाने के बाद वो जो नैतिक जिम्मेवारी वाले लोग हैं वो उतनी सक्षमता से उस कार्य को नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली आकांक्षा जैसी संस्थाओं को आगे चलकर कोई शेल्टर्ड होम, खासकर जो ईमानदारी से काम करने वाली संस्थाएं, उन्हें ये जिम्मेवारी लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत सरल काम नहीं है, मैं फिर ये कहूँगा। आकांक्षा की तरह की एक संस्था जैसे आपकी तरह के लोग मिलकर चला रहे हैं, वो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कह सकते हैं, ऐसी संस्था क्या अन्य शहरों में भी कार्यरत है? हाँ, देश में कई अनेकों संस्थाएं हैं। और वो जो प्राइवेट एनजीओ जो चला रहे हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, वो लगभग सभी काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। खासकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। नायक साहब, हमारी इस बातचीत को सुनकर हो सकता है किसी परिवार के लोगों को ये पता चले कि आकांक्षा नाम की कोई संस्था रायपुर में ऐसे बच्चों के लिए कार्यरत है जो बौद्धिक रूप से सामान्य नहीं है और वे अपने बच्चों को आकांक्षा में दाखिला करवाना चाहते हैं। उन्हें क्या करना होगा? वो 10 बजे से 4 बजे के बीच में सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में कभी भी आ जाएं। उन्हें उचित सलाह भी दी जाएगी और अगर उसे एडमिशन की स्थिति में होगा तो उसे एडमिशन भी दिया जाएगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अभी तक तो नहीं है कि केवल 110 सीट है और अब हम नहीं लेंगे या मना करेंगे। हमने अभी तक किसी को निराश करके वापस नहीं भेजा है। और ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क है? निःशुल्क नहीं है, इसमें से कुछ हिस्सा चार्जेबल है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो वैसे पेमेंट नहीं कर सकता है या शुल्क नहीं दे सकता है, तो हमारे पास शुल्क की व्यवस्था करने के अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। क्योंकि डोनर्स इतने मिल जाते हैं, आकांक्षा की क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो, जैसे मैंने बोला, कोई वापस नहीं जा पाएगा। इसका वचन मैं दे सकता हूँ। नायक साहब, ऐसे परिवारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन परिवारों में ऐसे बच्चे हैं? उन बच्चों को आखिर चाहिए क्या चाहिए उन्हें? देखिए, इसका मेरे पास आध्यात्मिक जवाब है, भौतिक जवाब तो मेरे पास नहीं है। आध्यात्मिक जवाब ये है कि ये ऐसे बच्चे, ये जन्म वो खुद चुनते हैं। और क्यों चुनते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि छल कपट माया मोह काम क्रोध लोभ से परे है वही ईश्वर है। तो इनमें ईश्वरत्व की अंतिम सीढ़ी तक ये पहुंच गए हैं। इसके बाद इनको मोक्ष ही मिलना है। तो ये सर्विस लेने नहीं, ये आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। वो माता पिता भाग्यशाली हैं जिनके घर में ऐसा बच्चा आया है। स्वयं देवता उनके घर में आए हैं।
हम तो किसी और के घर में जन्म लिए हुए देवताओं की सेवा कर रहे हैं, ये तो उनके घर में आए। वो उसे जितना अटेंशन देंगे, जितना प्यार देंगे, जितना संरक्षण देंगे, जितना केयर करेंगे, नियति उनकी उन्नति का बड़ा रास्ता खोलेगी। नायक साहब, हमने सुना है कि आपकी संस्था आकांक्षा में बहुत से नामचीन हस्तियां यहाँ आ चुकी हैं। कुछ नाम आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में तो अपन काफ़ी लंबी बात कर चुके हैं जी। अनुपम खेर साहब ने लगभग 1.5-2 घंटे का समय गुजारा। किरण बेदी जी आई थी, तो किरण बेदी जी की स्मृतियाँ भी पूरे स्कूल को इसलिए याद हैं कि वो बच्चे से मिलते मिलते इतना सेंटिमेंटल हो गई कि वो रोते रोते वहीं बैठ गई। और इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम के जब टीम यहाँ आई थी तो इरफान पठान और ये सब भी आए हैं। बाकी छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नर्स हुए हैं अभी तक, सभी ने आकांक्षा को विज़िट किया है। प्रथम मुख्यमंत्री ने विज़िट किया है और माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने भी शिरकत की है कई कार्यक्रमों में। भूमि पूजन उन्होंने ही किया था। अभी तक छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री का पदार्पण नहीं हुआ है, लेकिन मेरी आंखों को उनके कदमों का इंतज़ार है। नायक साहब, आकांक्षा संस्था को समय देने के साथ साथ आप आज भी विभिन्न कार्यों में इतने सक्रिय हैं, तो इस उम्र में भी ये जो ऊर्जा आपने बनाकर रखी है, ये ऊर्जा आखिर आपको मिलती कहाँ से है? ये ऊर्जा में एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आज के समय में हार्टफुलनेस के नाम से जानते हैं। वैसे ये सहज मार्ग है। मैं उस संस्थान से पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और उस संस्थान की खूबसूरती ये है कि हमें नैतिक रूप से जीवन जीने की स्वतः प्रेरणा मिलती है। और उसमें चूँकि मॉर्निंग मेडिटेशन है, शाम की क्लीनिंग है, रात की प्रार्थना है, शुक्रवार को यूनिवर्सल प्रेयर है, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। तो वो जो सिस्टम ऑफ मेडिटेशन है वो इतना रिच है, इतना इफेक्टिव है कि शायद मेरी जीवन की संपूर्ण यात्रा का अगर मुझे नंबर देने का कहा जाए तो मैं उसे 10 में से 11 नंबर दूंगा अपनी इस ऊर्जा के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए। ये सारा मुझे उस संस्थान, हार्टफुलनेस संस्थान से मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संस्थान सारी सेवाएं निःशुल्क देता है और पूरे देश के 160-70 कंट्रीज में इसकी शाखाएं हैं, इसके वॉलंटरी वर्कर्स हैं, तो वो मुझे ऊर्जा देता है। हमारी अपनी जिंदगी में इंतजार के साथ एक ख्वाब भी होता है। हाँ। तो आपके जीवन का ऐसा कोई सपना जो अब तक अधूरा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मेरे जीवन का अब सपना जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की सेवाएं जब एटलीस्ट छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति को मिल जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिले, चाहे वो किसी भी संस्था के माध्यम से मिले, चाहे वो किसी व्यक्ति के माध्यम से मिले, वो मेरा अंतिम सपना है। तो नायक साहब, हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आपने अपने जीवन का जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य पूरा हो और ऐसे तमाम ज़रूरतमंद बच्चे जो बौद्धिक रूप से सामान्य नहीं हैं, उन बच्चों तक उनकी बुनियादी ज़रूरत की हर चीज़ उन्हें हासिल हो और उन बच्चों का भी समग्र विकास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अक्षय कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए के नायक साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।